हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। और आज हम विलियन चैप्टर ये क्लास 12 का ये तीसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में सभी पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस लेसन की जितनी भी थ्योरी है, नेक्स्ट लेसन में आपको गाइस सभी लोगों को जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे वही न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। हर संभव हम आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके आगे अग्रसित करेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा प्रेरित कीजिए। आप ही लोगों का चैनल है ये। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है जो है हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। टॉपिक है हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। तो हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना के लिए सूत्र था यम बराबर 1000 KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यानी यम बराबर 1000 KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वहाँ पर जब क्वथनांक में उन्नयन की बात करते थे तब KF की जगह पर क्या आता था, KB। क्या आता था, KB। और बाकी सब वही चीज़ है। स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार है। KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल W क्या है, विलय का भार है। हमने बताया था छोटे अक्षरों वाला शब्द स्मॉल को प्रदर्शित करता है। कैपिटल W विलायक का भार है। डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है। मोलल अवनमन स्थिरांक। अब हमारा टॉपिक है मोलल अवनमन स्थिरांक। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहलाता है। यानी मोलल अवनमन स्थिरांक हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम जल में किसी अवाष्पशील, जो वाष्प में ना उड़ता हो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर हिमांक का जो अवनमन होता है उसी को विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, KF कहलाता है। हेलो गाइज, फिर दूसरी हेडिंग है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक K कहलाता है। यानी जब मोलल की बात होती तो मोललता 1 किलोग्राम में देखी जाती है। तब 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर हिमांक का जो अवनमन होता है उसी को विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। और जब बात चलती है ग्राम अणुक अवनमन, तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक का मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है उसी को विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद में टॉपिक है हमारा वाष्पशील द्रवों के द्विआंगी विलयन और राउल्ट का नियम। द्विआंगी का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो विलय हों, 2 विलायक हों और आपस में उनको जोड़ दिया जाए, उसका वाष्प दाब का अवनमन राउल्ट का नियम बताना है हमको। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विआंगी विलयन के यानी बाइनरी सॉल्यूशन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती
होता है, यानी मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे ए विलेन का वाष्प दाब बराबर जो होगा अनुक्रमानुपाती का मतलब पी नॉट ए जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तब एक्स ए आता है, यानी पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी। टोटल विलेन का कुल वाष्प दाब, मेन बात है, पेपर एग्जाम में आया है तो इसी सूत्र पर यही आया है कि कुल दाब का मतलब टोटल प्रेशर बराबर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इस पे ही क्वेश्चन आया है और फिर आ सकता है। गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता, ये हेनरी का नियम है। कौन सा नियम है? हेनरी। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता यानी घुलना, विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होती है। जब अनुक्रमानुपाती हटता है तब सॉल्युबिलिटी बराबर के एच इंटू पी आ जाता है। आप कहोगे सर यस बराबर के एच इंटू पी, पी तो प्रेशर है, यस सॉल्युबिलिटी है, सर के एच क्या है? तो के एच बच्चा ये है हेनरी नियतांक। आज हम हेनरी के बड़ा ही, अगर हेनरी सर ना होते तो आज कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हेनरी के नियम पर ही कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता, स्वीटेंड वाटर होता है और CO2 को हाई प्रेशर पर उसमें डिजॉल्व कर दी जाती है, और जितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है स्वीटेंड वाटर मीठे पानी में। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होती है, अम्लीय होने के कारण जब हम इसे जब ठंडा कर देते हैं, गैस गर्म है तो ये ऊपर निकलने की प्रयास करेगा, तो ऊपर बुज्जों के रूप में CO2 के रूप में निकलते हैं, बबल्स रूप में। इसलिए बाद में होता क्या है, वह CO2 जो है पेट में जाकर जो उमटिंग नहीं डकारे जैसी लेने लगते हैं लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो हेनरी के ही नियम पर आधारित है। आज अगर कोल्ड ड्रिंक बन रही है, जो भी झागदार पेय पदार्थ बने, सब प्रेस हेनरी के ही नियम पर है। अब हेनरी का नियम क्या है वो एक बार फिर से देख लेंगे। स्थिर ताप पर गैस का विलयन में, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी P अनुक्रमानुपाती हम बोल सकते हैं P अनुक्रमानुपाती x, यानी मोल प्रभाज के जब अनुक्रमानुपाती हटता है तब P बराबर के एच इंटू एक्स। यक्स का है विलय का मोल प्रभाज और के एच क्या है? के एच है जो हेनरी नियतांक। अब हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? तो नंबर 1, गैस का दबाव अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। मतलब हेनरी ने ये बताया कि गैस का दबाव अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। मालूम हुआ इतना ज़्यादा प्रेशर घोलने के चक्कर में आ गए कि बहुत ज़्यादा ही घोल दें, तो फिर ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही डिजॉल्व हो जाए, प्रेशर पाइप फट जाए। तो स्थिर जितनी ज़रूरत है बस उतना ही प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर दो है तापक्रम स्थिर होना चाहिए। यानी जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, वो भी एक नियतांक होना चाहिए। नंबर 3 है गैसों की विलायक के साथ रासायनिक क्रिया, संयोजन तथा वियोजन नहीं होना चाहिए।
गैसों की विलायक के साथ, जो गैस हैं वो जल के साथ रासायनिक क्रिया या संयोजन तथा वियोजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। एक टॉपिक हमारा छूट रहा था जो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? किसी निश्चित ताप पर विलेन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। निश्चित ताप पर विलेन के 1 लीटर में विलीन यानी घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही उस ताप पर विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर सूत्र हमने ये बनाया है जिससे आज तक आया है क्वेश्चन, वो n बराबर m इंटू एन एफ। n बराबर m इंटू एन एफ। n क्या है? नॉर्मलता। m क्या है? मोलरता। अब मोलरता का सूत्र तुम जानते हो, मोलरता बराबर सूत्र होता है विलय का भार बटे अणुभार बराबर कैपिटल M इंटू विलायक इन ml बटे 1000। अब NF जो है, ये NF तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो NF ये हाइड्रोजन या OH के फैक्टर होते हैं। जैसे HCl में H कितने हैं? 1, NF फैक्टर 1। NF फैक्टर H2SO4 में कितने होंगे? H2 कितने हैं? 2, तो NF फैक्टर 2। NF फैक्टर ये H3PO4 में कितने होंगे? NF फैक्टर H कितने हैं इसमें? 3, तो 3। NF फैक्टर अगर NaOH हो, NaOH में NF फैक्टर कितने होंगे? इसमें OH कितने हैं? 1, तो OH 1। NF फैक्टर यदि NaCaOH का होल ट्वाइस है, इसमें NF फैक्टर कितने होंगे होल ट्वाइस में? 2, OH 2। कुल मिलाकर NF फैक्टर होता है H आयन, H परमाणु कितने हैं या OH परमाणु कितने हैं। और जब ना मिले तब ये सब ब्लॉक के तत्व कितने हैं। वही जैसे कोई कह दे कि सर अभी जैसे आपने सब ये HOH में बता दिया, अगर सर Na2CO3 आ गया तब NF फैक्टर हम कितने लिखेंगे? तब Na2CO3 में Na कितने इस ब्लॉक का एलिमेंट? 2 है, तो NF फैक्टर 2 होगा। बात समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, नॉर्मलता का एक सूत्र और भी होता है, मोलरता इंटू अणुभार बटे तुल्यांक की भार। आज तक इस पर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आया है। न्यूमेरिकल आया है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू NF फैक्टर।